नमस्कार। आज हम जिनकी चर्चा करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील समुदाय। हमारे पास कुछ अध्ययन सामग्री है जो उनकी जड़ों, उनकी संस्कृति, समाज और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर रोशनी डालती है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस जानकारी के ज़रिए भील समुदाय के जीवन को थोड़ा और करीब से समझें। उनका इतिहास क्या रहा है, आज उनकी क्या स्थिति है, उनकी कौन सी परंपराएं अनोखी हैं और समाज में उनका क्या योगदान रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी की तहों को खोलना। बिल्कुल, ये सामग्री हमें भील समुदाय की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाती है। ये वही समुदाय है जो अपनी तीरंदाजी और वो रंगीन संस्कृति के लिए खास तौर पर जाना जाता है। देखते हैं इन स्रोतों से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। तो सबसे पहले उनकी पहचान और वो कहाँ से आए इस पर बात करते हैं। जैसा हमने कहा, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति हैं और माना जाता है कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से हैं। हाँ, और भील शब्द आया कहाँ से, ये भी काफी रोचक है। कुछ मानते हैं कि ये संस्कृत के भिद शब्द से बना है, जिसका मतलब है भेदना या छेदना। भेदना, अच्छा। वहीं कुछ इसे द्रविड़ भाषा के बिल या व्हील से जोड़ते हैं, जिसका मतलब होता है धनुष। दोनों ही बातें उनकी पारंपरिक धनुर्विद्या की तरफ इशारा करती हैं, जिसमें वो माहिर माने जाते हैं। अच्छा, मतलब नाम ही उनकी पहचान से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं में भी तो जिक्र आता है, जैसे महाभारत में एकलव्य का या रामायण महाभारत में निषाद के रूप में। मानव शास्त्री क्या मानते हैं इनके बारे में? देखिए, हर्बर्ट रिस्ली जैसे मानव शास्त्रियों ने उन्हें द्रविड़ मूल का माना था। कुछ और अध्ययनों में प्राचीन निग्रीटो अंशों के संकेत भी मिलते हैं। निग्रीटो अंश? अच्छा जी। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सोमदेव की कथा सरित सागर में पहली बार भील शब्द का लिखित जिक्र मिलता है। कथा सरित सागर में? ये तो उनकी प्राचीनता को दिखाता है। बिल्कुल। और ये बसे कहाँ हैं? क्या ये हमेशा से यहीं थे? सामग्री के अनुसार वे मूल रूप से शायद दमोर इलाके के थे, लेकिन वहां दमोर लोगों से संघर्ष हुआ और हारने के बाद ये आज के इलाकों यानी अरावली, सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ियों और जंगलों में बस गए। अच्छा, मतलब संघर्ष के बाद विस्थापन हुआ। ये उनके लचीलेपन और मुश्किल हालात में ढल जाने की क्षमता दिखाता है। सही कहा। अब जरा इनकी आबादी और फैलाव पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में ये संख्या के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना बताती है कि इनकी आबादी करीब 60 लाख थी। हाँ, लगभग 59.93 लाख, जो राज्य की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 39% है। ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति होने के नाते पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों, खासकर धार, झाबुआ, खरगोन और बड़वानी में उनका गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव दिखता है। हाँ, झाबुआ, अलीराजपुर, ये नाम तो बहुत सुने हैं। जी हाँ, इन इलाकों के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से बसे हुए हैं। स्रोत उनकी शारीरिक बनावट के बारे में भी बताते हैं। मध्यम कद, गहरी भूरी त्वचा, घुंघराले बाल, चौड़ी नाक। हाँ, चौड़ी या चपटी नाक, बड़ी आंखें और मजबूत शरीर, ये सामान्य विवरण है। जाहिर है भिन्नताएं तो होती हैं। और ये जानना जरूरी है कि भील समुदाय एक ही जैसा नहीं है, इसमें कई उप जनजातियां हैं। आपने भिलाला का जिक्र किया था। हाँ, भिलाला सबसे प्रमुख है। इनके बारे में माना जाता है कि इनके संबंध राजपूतों से रहे हैं और कुछ तो खुद को महाराणा प्रताप का वंशज भी मानते हैं। अच्छा, ये दावा उनके सामाजिक दर्जे को भी दर्शाता होगा। बिल्कुल। भिलाला के अलावा और कौन सी मुख्य उप जनजातियां हैं? बरेला और पटेलिया भी काफी महत्वपूर्ण है। पटेलिया समुदाय खुद को भीलों में सबसे ऊंचा दर्जा देता है। सबसे ऊंचा? अच्छा जी। एक और समूह है तड़वे भील, जिन्होंने इस्लाम अपना लिया है। ये दिखाता है कि समुदाय के भीतर भी काफी विविधता है। हाँ, ये तो है। एक भगत या बदावो समूह का भी जिक्र है, जिन्हें सबसे पवित्र माना जाता है। हाँ, ये लोग अक्सर पारंपरिक ज्ञान, जड़ी बूटियों और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े होते हैं। समुदाय में इनका एक खास सम्मान होता है, मतलब बीमारियों वगैरह के इलाज के लिए लोग इनके पास जाते हैं। समझ गई। चलिए अब उनकी समाज की बनावट को समझते हैं। हमें पता चलता है कि परिवार का ढांचा पितृसत्तात्मक है। बिल्कुल, यानी पिता या घर का सबसे बुजुर्ग पुरुष मुखिया होता है। संयुक्त परिवार भी आम है। और उनका समाज गोत्रों पर आधारित है। जी हाँ, गोत्र व्यवस्था बहुत मजबूत है। ये गोत्र, जिन्हें वो अटक, गोतक या कुल भी कहते हैं, अपने आप को एक ही पूर्वज से जोड़ते हैं और अपने गोत्र के अंदर शादी नहीं करते। अच्छा, बहिर्विवाह नियम मानते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर गोत्रों के नाम प्रकृति से जुड़े हैं, जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों पर, जैसे मोर गोत्र या अवल्या यानी आंवला गोत्र,
जामुन गोत्र। वाह, प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। बिल्कुल। कुछ खास गोत्र भी हैं, जैसे वागदेव सत्र जो बिल्ली की पूजा करते हैं, या निंगवालिया जो मछली नहीं खाते। ये सब उनकी मान्यताओं और प्रकृति से रिश्ते को दिखाता है। उनके रहने की जगह और गांव की व्यवस्था भी खास है। वे बिखरे हुए घरों में रहना पसंद करते हैं। घर को कू कहते हैं। हाँ, कू कहते हैं, जो अक्सर मिट्टी और बांस का बना होता है। और उनके निवास क्षेत्र को, मतलब जहाँ घर वगैरह होते हैं, उसे टापरा कहा जाता है। टापरा। और गांव? कई घरों को मिलाकर जो छोटी बस्ती बनती है उसे फाल्या कहते हैं, और बड़े गांव को पाल कहा जाता है। ये पाल सिर्फ घरों का समूह नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक इकाई भी है। अच्छा, पाल एक इकाई है और गांव में सबकी अपनी भूमिकाएं भी तय है। जैसे पटेल गांव का मुखिया होता है। सही कहा। पटेल सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है गांव का। उसका बहुत सम्मान होता है और वही गांव के मसले सुलझाता है, निर्णय लेता है। और उनकी मदद के लिए तड़वी होते हैं। फिर गांव में धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले पुजारो, मतलब पुजारी होते हैं। रीति रिवाजों के जानकार बारवो होते हैं, जो सलाहकार की तरह भी काम करते हैं। बारवो, ये नया शब्द है। हाँ, और कोतवाल गांव की सुरक्षा और संदेश पहुंचाने का काम करता है। गायक भी होते हैं, जो बारवो के सहायक होते हैं और भांडली नाम का वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये पूरी व्यवस्था गांव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करती है। कमाल की व्यवस्था है। अब आते हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर। खानपान में क्या खास है? जाहिर है मक्का मुख्य फसल है, तो खाने में भी वही झलकता होगा। बिल्कुल। मक्के की रोटी और राबड़ी, जो मक्के का दलिया जैसा होता है, उनका मुख्य भोजन है। सादा लेकिन पौष्टिक। कभी कभी ज्वार या दूसरी चीजें भी। पहनावे में पुरुष पोतड़ी और अंगरखा पहनते हैं। हाँ, पोतड़ी मतलब धोती जैसा वस्त्र, और अंगरखा कमीज की तरह। सिर पर पगड़ी भी होती है। महिलाएं रंगीन घाघरा और ओढ़नी पहनती हैं। उनके कपड़ों के रंग बहुत चटक होते हैं। आभूषण और गोदना का भी जिक्र है। गोदना यानी टैटू, तो उनकी संस्कृति का अहम हिस्सा लगता है। जी हाँ, महिलाएं चांदी और कांसे के गहने खूब पहनती हैं। गले में हसली, हाथों में चूड़ियां, पैरों में कड़े वगैरह। और गुदना टैटू सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि उनकी पहचान, परंपरा और कला का भी प्रतीक है। इसे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बनवाया जाता है। खास डिजाइन होते हैं। अच्छा, शादी ब्याह की रस्में भी काफी अनोखी मालूम पड़ती हैं। गोल गधेड़ों विवाह के बारे में बताया गया है। ये क्या है? हाँ, गोल गधेड़ो अक्सर भगोरिया जैसे त्योहारों पर होता है। इसमें एक चिकने खंबे पर गुड़ और नारियल बांधा जाता है। युवक को उस पर चढ़कर उसे उतारना होता है, जबकि नीचे खड़ी महिलाएं, खासकर कुंवारी लड़कियां, उसे लाठियों से मारकर रोकने की कोशिश करती हैं। अरे, रोकने की कोशिश करती है? हाँ, जो युवक मार खाते हुए भी ऊपर चढ़कर उसे उतार लेता है, उसे वीर माना जाता है, और उसे वहां मौजूद लड़कियों में से किसी को भी अपनी पत्नी चुनने का अधिकार मिल जाता है। ये उसकी हिम्मत और सहन शक्ति का इम्तिहान होता है एक तरह से। वाह, ये तो सच में शौर्य प्रदर्शन है। और भगोरिया हाट तो बहुत ही मशहूर है। ये तो प्रेम विवाह का एक बड़ा सामाजिक अवसर लगता है। बिल्कुल। होली के आसपास 7 दिनों तक लगने वाला ये हाट या मेला असल में शादी का बाजार जैसा होता है। लड़के लड़कियां सज-धज कर आते हैं, मिलते जुलते हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो उसे पान खिलाता है या गुलाल लगाता है। लड़की अगर स्वीकार कर ले तो वो भी गुलाल लगा देती है, और फिर दोनों भाग जाते हैं। हाँ, मतलब कुछ समय के लिए गांव से चले जाते हैं। बाद में परिवार वाले उन्हें ढूंढकर उनकी शादी करवा देते हैं। ये एक तरह का स्वीकृत प्रेम विवाह है। बहुत ही अनोखा तरीका है। इसके अलावा नात्रा यानी विधवा पुनर्विवाह की प्रथा भी है। जी हाँ, नात्रा भी प्रचलित है, जो समाज की प्रगतिशीलता दिखाती है। सेवा विवाह भी होता है, जिसमें लड़का लड़की के घर रहकर ससुर की सेवा करता है, खासकर अगर उसके पास वधू मूल्य देने के पैसे ना हों। दापा यानी वधू मूल्य का भी जिक्र है। ये प्रथा आज भी महत्वपूर्ण है। हाँ, दाबा प्रथा भील समाज में विवाह का एक जरूरी हिस्सा मानी जाती है। इसमें लड़के वाले लड़की वालों को कुछ धनराशि या अनाज, पशु वगैरह देते हैं। इसकी मात्रा तय होती है, और शादियां करवाने में भजगड़िया यानी मध्यस्थ की भूमिका अहम होती है। वो दोनों परिवारों के बीच बात पक्की करवाते हैं। विवाह की अलग अलग प्रथाएं दिखाती हैं कि समुदाय कैसे परंपरा और व्यक्तिगत पसंद के बीच एक संतुलन बनाता है। बिल्कुल। उनके घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी उनके जीवन का आईना है। जैसे घंटी का जिक्र है। हाँ, घंटी मतलब हाथ से चलाने वाली अनाज पीसने की चक्की। टोपली या चाड़ी बांस की बनी टोकरी होती है अनाज फटकने या रखने के लिए। ओलाई मिट्टी का बड़ा बर्तन होता है अनाज भंडारण के लिए। और कनागी? कनागी बांस की बनी छोटी झोपड़ी जैसी संरचना होती है, जिसे घर के पास बनाते हैं। उसमें मक्का वगैरह रखते हैं। मूसल लकड़ी का
ओखली मूसल होता है अनाज कूटने के लिए। ये सब चीजें उनकी खेती आधारित जीवन और आत्मनिर्भरता को दर्शाती हैं। सही है। जन्म और मृत्यु से जुड़े रस्म और रिवाज भी खास लगते हैं। डांगड़ धालवई रस्म क्या है? ये बच्चे के नामकरण की रस्म है जो मक्के के ढेर पर की जाती है। मक्का उनकी मुख्य फसल है ना, तो उसका महत्व दिखता है। जन्म के 7वें दिन साथा रस्म होती है जिसमें माँ शुद्धिकरण स्नान करती है। और दाइना रस्म? दाइना एक अहम रस्म है। जब लड़का करीब 12 साल का होता है तो उसे औपचारिक रूप से तीर चलाना सिखाया जाता है और वो अपना पहला तीर चलाता है। ये उसके बड़े होने और भील पहचान यानी धनुर्विद्या सीखने की शुरुआत का प्रतीक है। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण पड़ा हुआ। और मृत्यु के समय? मृत्यु होने पर शव को दफनाने या जलाने दोनों तरह की प्रथाएं देखने को मिलती हैं। ये इलाके पर भी निर्भर करता है। तीसरे दिन गमती या गाता नाम से सामुदायिक भोज होता है जिसमें समुदाय के लोग शामिल होते हैं। और वो स्मारक पत्थर? हाँ, अगर किसी की मौत बहादुरी से लड़ते हुए या किसी दुर्घटना में होती है तो उसकी याद में नतरा या चीरा नाम के लकड़ी या पत्थर के स्मारक स्तंभ लगाए जाते हैं। इन पर अक्सर मृतक की आकृति उकेरी जाती है। ये उनके नायकों और पूर्वजों को याद रखने का तरीका है। पूजा पाठ में किन देवी देवताओं को मानते हैं? भिल्लट बाबा उनके सबसे प्रमुख देवता हैं। हर गांव में उनका स्थान होता है। इसके अलावा कुलदेवी या जाति देवी की पूजा होती है। बाबा देव गांव के रक्षक देवता माने जाते हैं। भराणी माता फसलों की देवी हैं और राजा पंथा को रास्ता दिखाने वाले या यात्रा के संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। वे अपने पुरखों को भी पूजते हैं। और त्योहार? भगोरिया के अलावा और कौन से खास त्योहार हैं? गल त्योहार होता है जिसमें मन्नत पूरी होने पर लोग ऊंचे झूले पर झूलते हैं। नवाई त्योहार नई फसल आने पर मनाया जाता है। चैत्र महीने में भी कई त्योहार होते हैं। हिंदू त्योहार जैसे दिवाली, होली भी अपने तरीके से मनाते हैं। और उनके नृत्य? हाँ, उनकी संस्कृति उनके नृत्यों के बिना अधूरी है। घूमर, गैर, दोहेला, बामरशा, डागला जैसे कई पारंपरिक नृत्य हैं जो त्योहारों और उत्सवों में रंग भर देते हैं। खासकर भगोरिया के समय होने वाला घूमर नृत्य बहुत जीवंत और सामूहिक होता है। उनकी अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है? जाहिर है खेती मुख्य होगी। हाँ, कृषि ही आधार है। मक्का, ज्वार, दालें, सब्जियां उगाते हैं। कुछ जगहों पर पारंपरिक चिमाता या दहिया यानी स्थानांतरित या झूम खेती भी करते हैं। हालांकि वन कानूनों और दूसरी वजहों से अब ये कम हो रही है। चिमाता या दहिया, ये झूम खेती के नाम है। जी, पशुपालन भी उनकी आय का जरिया है। गाय, बैल, बकरियां पालते हैं। मजदूरी और जंगल से मिलने वाली चीजें जैसे लकड़ी, तेंदुपत्ता, महुआ इकट्ठा करना भी उनकी आजीविका का हिस्सा है। हस्तशिल्प का भी जिक्र था। पिथौरा चित्रकला तो काफी जानी मानी है। बिल्कुल, पिथौरा चित्रकला, जिसे वो लिखिंद्रा यानी लिखना भी कहते हैं, उनकी एक विशिष्ट पहचान है। ये घरों की दीवारों पर बनाए जाने वाले बहुत रंगीन और विस्तृत चित्र होते हैं जिनमें घोड़े जरूर होते हैं। ये धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक मौकों पर घर में शांति और समृद्धि लाने के लिए बनाए जाते हैं। घोड़े क्यों जरूरी होते हैं? घोड़ा उनके लोक देवताओं, खासकर बाबा देव या पिथौरा बाबा का वाहन माना जाता है और शक्ति का प्रतीक भी है। झाबुआ के पेमा फत्या इसके बहुत मशहूर कलाकार थे। हाँ, उनका नाम सुना है। और क्या बनाते हैं? जोबट और अलीराजपुर इलाके में दरी यानी ऊनी कालीन बुनने का काम होता है। कपड़ों पर नंदना प्रिंट नाम की ब्लॉक प्रिंटिंग भी करते हैं जिसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। बांस से टोकरियां, चटाई, घर की चीजें वगैरह बनाना भी उनकी कला और रोजगार का हिस्सा है। उनकी भाषा भी भीली है। हाँ, उनकी मुख्य भाषा भीली है जो इंडो आर्यन भाषा परिवार की है और इसकी कई बोलियां हैं। और धनुष बाण फालिया यानी तील का सिरा और धनुष या कामठी यानी धनुष तो उनके पारंपरिक हथियार और पहचान है ही। कुछ जाने माने भील लोगों का भी जिक्र मिलता है। टंट्या भील का नाम तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, इतिहास में देखें तो टंट्या भील का नाम बहुत बड़ा है। वो 19वीं सदी के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक थे। अंग्रेज उन्हें डाकू मानते थे, लेकिन वो गरीबों और आदिवासियों के लिए लड़ते थे, इसलिए उन्हें इंडियन रॉबिनहुड भी कहा जाता था। इंडियन रॉबिनहुड? जी, खाज्या नायक भी 1857 के संग्राम से जुड़े एक अहम भील नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। और कला के क्षेत्र में पेमा फत्या का नाम तो हमने लिया। हाँ, पेमा फत्या जी पिथौरा कला के शिखर पुरुष थे जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने 1986 में शिखर सम्मान दिया था। और हाल ही में भूरीबाई जी को उनकी अद्भुत चित्रकारी के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भूरीबाई जी,
हाँ, उनकी कला तो अद्भुत है। बिल्कुल, वो भील कला को पारंपरिक दीवारों से निकालकर कैनवस पर लाईं और उसे दुनिया भर में पहचान दिला रही हैं। वाकई, ये तो बहुत प्रेरणादायक है। कुछ और रोचक बातें भी हैं? हाँ, जैसे अलीराजपुर में भीलों के लिए एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है, रेडियो वन्या। ये उनकी भाषा और संस्कृति को बचाने और बढ़ाने में और उन तक जरूरी जानकारी पहुंचाने में मदद कर रहा है। रेडियो वन्या, ये तो बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल। एक और सामाजिक बात, भील समुदाय में मामा यानी माँ के भाई का रिश्ता और उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कई सामाजिक रिवाजों में उनकी भूमिका अहम होती है। अच्छा, मामा का खास महत्व है। जी, और वो तथ्य फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि भील शब्द का पहला लिखित प्रयोग कथा सरित सागर में मिलता है, जो उनकी ऐतिहासिकता को रेखांकित करता है। तो कुल मिलाके इन सारी जानकारियों से भील जनजाति की एक बहुत ही समृद्ध और कह सकते हैं जीती जागती तस्वीर सामने आती है। मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी जनजाति अपनी खास पहचान, तीरंदाजी के हुनर, गहरी सांस्कृतिक जड़ों, अनोखे सामाजिक रिवाजों, भगौरिया जैसे रंगीन त्योहारों और पिथौरा जैसी कला के साथ आज भी मजबूती से मौजूद है। बिल्कुल, ये साफ है कि भील समुदाय का इतिहास गौरवशाली रहा है और उनका वर्तमान भी उतना ही जीवंत है। उनकी परंपराएं, रीति रिवाज, कला और जीवन शैली वक्त के साथ ढलते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। उनकी सांस्कृतिक विरासत आज भी मजबूती से कायम है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता का एक तरह का मिश्रण दिखाई देता है। हाँ, ये मिश्रण तो दिखता है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस तेजी से बदलते दौर में, जहां आधुनिक समाज का प्रभाव हर जगह बढ़ रहा है, भील समुदाय अपनी सदियों पुरानी खास पहचान, अपनी भाषा, अपनी कला और अपने सामाजिक ताने बाने को भविष्य में कैसे सहेज कर रख पाएगा, कैसे वो परंपरा और बदलाव के बीच अपना रास्ता बनाएगा, ये देखने वाली और समझने वाली बात होगी।